हाँ 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 ठीक है ना। हैं डिश खाई थी, कुछ लोग खाते हैं लेकिन मेरा भी बहुत बदलने की थी साहब ने। चलो स्टार्ट करते हैं। आज है आर्टिकल 29 हैं, बस 3 दिन और चैप्टर चलेगा उसका ख़त्म, मतलब आज इंक्लूड करके, आज मिलाकर 3 दिन चलेगा। ठीक है स्टार्ट करें। देखो जो फंडामेंटल राइट हैं, हाँ उसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट हैं हमारे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस मैटर, और लास्ट वन अभी क्या है, राइट टू, अरे इसका नाम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आज हम लोग को इसको पढ़ना है और इसमें 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये 3 चीज में है। आर्टिकल 29 का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कौन बताएगा? 29 का सब्जेक्ट मैटर क्या है? सर इसमें अल्पसंख्यक लोगों को धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक जो है, हाँ, उनकी जो भाषा है, हाँ, उनका कल्चर जो है, हाँ, बोली है, हाँ, उनकी लिपि है, उसको सुरक्षा प्रदान की गई है। और जो है उनको जो सरकारी चीज़ें हैं उनको आर्टिकल 15 जो चीज़ है उसके हिसाब से जो है किसी चीज़ से भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर। तो आर्टिकल 15 वाला जो है उसमें इंडिविजुअल है, जैसे धर्म के आधार पर या इसमें इंडिविजुअल राइट दिए गए, और जो लिपि वाला है, भाषा वाला है, इसमें पूरे समूह के राइट दिए गए। ठीक है। अक़लियत मतलब मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, अक़लियत यानी अक्सरियत। अक़लियत है उसके लिए बात है, तो किसी इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक़लियत के बारे में मतलब माइनॉरिटी के बारे में अधिकार दिया गया। तो मतलब कि जो ये जो है आपका आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही माइनॉरिटी से रिलेटेड है, ये बात हमको ध्यान में रखिए। अब माइनॉरिटी होती क्या है अभी बात करेंगे, और इस पूरे माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल 2 हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। बस ये ध्यान रखना, इसमें क्या हुआ है, आर्टिकल 29 है ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक, आर्टिकल 29 कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना, ये आर्टिकल 29 का सब्जेक्ट मैटर। अभी पूरे डिस्क्रिप्शन देखेंगे। और इसमें क्या है, आर्टिकल 30 में क्या है, आर्टिकल 30 किस चीज से रिलेटेड है? हाँ देखो, राइट मतलब ये है कि एडमिनिस्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब माइनॉरिटीज़ के द्वारा जो बनाए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कैसे होगा उसके बारे में थोड़ी बहुत बात की। ध्यान रखना, आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही बात करते हैं माइनॉरिटीज़ के बारे में। मतलब कि अगर देश में कोई माइनॉरिटी है तो उसको अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए यहाँ पर अधिकार दिए गए। अब क्या है, ध्यान से देखना, कुछ चीज़ें और भी मेंशन करेंगे। बोला यह जाता है कि भारत में एनी पर्सन जो भारत के किसी भी सेगमेंट में रह रहा हो,
एनी सेगमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब भारत के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, भारत का कोई भी पर्सन, भारत के, अच्छा ये बताइए फॉरेनर को अवेलेबल है? नो ये यहाँ पर पर्सन की जगह पे मैं लिख दूंगा सिटीजन। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को अवेलेबल है, फॉरेनर को नहीं। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये भी, तो भारत का कोई भी पर्सन भारत के किसी भी हिस्से में रहता हो और उसकी अपनी कुछ भी हो, चाहे स्क्रिप्ट हो, दूसरा क्या है लैंग्वेज हो, लैंग्वेज ही तो है लैंग्वेज, और तीसरी चीज़ क्या है कल्चर। अगर कोई भी भारत में माइनॉरिटी है, वो भारत कोई भी भारतीय नागरिक जो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, भारत के किसी भी भाग में रहता हो, और अगर उसकी अपनी कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी कल्चर हो, उसको प्रिजर्व करने का अधिकार उस पर्सन के पास है अंडर आर्टिकल 29। ये इसका पहला क्लॉज है। बात समझने की कोशिश करना कि अगर कोई भारतीय माइनॉरिटी है, भारत के कोई भारतीय माइनॉरिटी और भारत के किसी भी हिस्से में रह रहा है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है लिपि, लिपि का मतलब लिखावट है ना। जैसे हिंदी हम लोग की लैंग्वेज है, हम उसकी स्क्रिप्ट क्या है देवनागरी, और देवनागरी के पीछे क्या बोला जाता है कि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इस तरफ से ऐसे लिखते हैं कि मेरा नाम ये, ऐसे तो नहीं लिखते ना कि मेरा नाम, ऐसे तो नहीं लिखते ना, हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन उर्दू वो खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है। खरोष्ठी के बारे में क्या है, मेरा नाम इस तरीके से लिखता है ना, ऐसे लिखी जाती है, ये खरोष्ठी लिपि हो गई। वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। इसी तरीके से चाइनीज़ जो भाषा होती है वो ऊपर से नीचे लिखी जाती है, टॉप टू बॉटम, ऐसे ऐसे लिखेंगे चिंग पोंग पोंग चों चैम फा चा ची चाना चाना चौ 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 चौ, ऐसे लिखेंगे। तो ये उनकी क्या हो गई स्क्रिप्ट हो गई। इट मीन्स कि भारत का अगर कोई भी नागरिक है जो कि माइनॉरिटीज से बिलोंग करता है, और अगर उसकी कोई भी स्क्रिप्ट है, कोई भी लैंग्वेज हो और कोई भी कल्चर हो, उसको प्रिजर्व करने का उसको अधिकार है। ये इसका पहला सेक्शन बोलता है। इसका दूसरा सेक्शन इसी चैप्टर में और क्या बोलता है, कोई बताएगा? आर्टिकल 29 दो सेगमेंट में है। और क्या बोला गया है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भारत में कोई भी हो, हाँ, जिस पर गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको एड देती हो, हाँ, तो उसमें एडमिशन की रिस्पेक्ट में उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा 4 हिस्सों पर। कौन कौन से 4 हैं पॉइंट्स हैं? नंबर 1 रिलीजन, पढ़े नहीं हैं हैं, और सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ है। देखो यही सब चीज़ें जो ट्रिकी होंगी वो आपसे पूछी जाएंगी। 4 तरह की डिस्क्रिमिनेशन है। रिलीजन है, अब 3 बची, 3 बचाओ। सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है या नहीं? सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है या नहीं? अरे भैया, रिलीजन, रेस, कास्ट, और चौथा कौन सा है? लैंग्वेज। याद रखो आर्टिकल 15 में किस तरह की 5 तरह की दी गई हैं, इसमें 4 तरह की दी गई हैं। तो 4 में वो कौन सी ऐसी है जो दोनों में नहीं है? इसमें लैंग्वेज है, वहाँ पर लैंग्वेज है नहीं है। वहाँ पर सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है, यहाँ पर नहीं है। तभी मैं सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा हूँ। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें। क्यों? अभी बात करेंगे इस बारे में। इट मीन्स इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन को इसमें एडमिशन लेने से नहीं रोका जाएगा जिसमें सरकार थोड़ी सी मदद करती हो। किस आधार पर नहीं रोका जाएगा? कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस रेस से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। ये हो गया आपका आर्टिकल 29।
मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है और वो ये उसके दो हिस्से में ली है। पहले हिस्से में ये बोलता है कि अगर कोई भी माइनॉरिटी भारत के किसी भी हिस्से में रह रही है और उसकी अपनी खुद की कोई स्क्रिप्ट हो, स्क्रिप्ट का मतलब लैंग्वेज, लिपि, कोई भी अपनी लैंग्वेज हो, कोई भी अपना कल्चर हो, उसको प्रिजर्व करने का उसको अधिकार है। ठीक है, पहला बात। और दूसरी पॉइंट में ये बोलता है कि अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है भारत में और वहाँ पर थोड़ा गवर्नमेंट एडेड है, बहुत ध्यान से देखना, तो उसमें एडमिशन लेने से वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो मना नहीं करेगा ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। ये है आपका आर्टिकल 29, बहुत ईजी सा है। लेकिन अब पॉइंट बात आती है यहाँ पर माइनॉरिटीज़। ये माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है, सारा खेल बस यहीं पे है। ये तो आप पढ़ लोगे, सब्जेक्ट मैटर है, आराम से आप पढ़ लोगे। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है, व्हाट इज एनी डेफिनेशन विच इज गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन की माइनॉरिटी इसको बोलते हैं। जनरली तौर पर जिसकी तादाद कम हो उसको minority। हाँ, मैटर क्या होता है ना, हमें तो ये होता है माइनॉरिटीज़ को बोलते हैं जो अकलियत में हो, मतलब जिसकी तादाद कम हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया का रूल क्या कहता है माइनॉरिटीज़ के? कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे मानते हैं? वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट होगी। और कुछ कोई रूल्स एंड लॉ एंड रेगुलेशन? भाषा के आधार पर कम हो। भाषा के आधार पर कम हो, ठीक है। और कुछ? देखो, एक चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, उसको आप लोग देखो, सबसे इंपॉर्टेंटली बहुत ध्यान से देखना। माइनॉरिटीज़ के बारे में एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ मेंशन नहीं किया, पहली बात। दूसरी चीज़, तो फिर हम कैसे पता करते हैं कि माइनॉरिटीज़ क्या है क्या नहीं है? ध्यान से देखना कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1992 में एक एक्ट पास किया है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, और उस आधार पर उसने बताया है कि रिलीजन के आधार पर भारत में कुछ माइनॉरिटीज है। किसने बताया? इंडियन पार्लियामेंट ने 1992 में एक एक्ट पास किया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट। उस एक्ट के तहत कुछ माइनॉरिटीज़ को रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी बताया गया। मैं लिख के दे रहा हूँ, उसको लिखो। एज पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, और इस आधार पर पार्लियामेंट ने कुछ कमेटीज़ को माइनॉरिटी बोला, जैसे मुस्लिम्स, नंबर 2 आपके हो गया सिख, नंबर 3 हो गया आपका क्रिश्चियन, नंबर 4 हो गया आपका बुद्धिस्ट, नंबर 5 हो गया आपका जैन, नंबर 6 हो गया आपका पारसीस। और ये ध्यान रखना, ये जितने भी हैं ये किस आधार पर हैं? रिलीजन बेस पे हैं, रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटी हैं। मतलब कि पार्लियामेंट ने 1992 में ये बात बता दी कि भारत में कुछ लोग रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी में हैं। वो कौन कौन से? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीस। ये कंडीशन हो गई। है एज पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, इस एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद ये तो बात हो गई। तब एक क्वेश्चन उठा, 2007 के करीब एक क्वेश्चन उठा कि अब नागालैंड जो है, ठीक है। इसके बाद 2007 में एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, ध्यान देना। इसके बाद क्या बात आती है? आफ्टर 2007 में एक लैंडमार्क जजमेंट आता है, TMA फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी। क्या वर्डिक्ट दी? कि जो माइनॉरिटीज़ हैं ये पूरे नेशन के आधार पर डिफाइंड नहीं है। बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं एज पर द रिलीजन तो ये हो गया, लेकिन एज पर द रिलीजन इस हिसाब से क्या है, हिंदूज क्या है, मेजॉरिटी में। लेकिन 2007 में जब बात आई कि हिंदू मेजॉरिटी में है, तो इट मीन्स कि कुछ राज्य भारत के ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी हिंदू किस तरह है, माइनॉरिटी में। जैसे नागालैंड चले जाओ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नागालैंड, मिजोरम, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी उसमें है। तो बोला गया ऐसी कोई लोकेशन स्टेट वाइज जब आप जाके देखोगे तो वहाँ पर अकलियत किसी और चीज़ की है। जैसे अगर आप मेघालय में जाओगे, मेघालय नागालैंड में, तो वहाँ पर क्रिश्चियन क्या है, मेजॉरिटी में है, हिंदू एकदम माइनॉरिटी में। तो इस वजह से टीएमए फाउंडेशन और स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो माइनॉरिटी का जो तबका है ये स्टेट वाइज डिफाइंड होगा, स्टेट वाइज डिफाइंड होगा। इट मीन्स ये देखा जाएगा कि किन लोगों की पॉपुलेशन किस स्टेट में ज़्यादा है और किस लोगों की कहाँ पर नहीं है। जैसे नागालैंड या मणिपुर और इन सब जगह पर जाओगे तो हिंदू क्या है वहाँ पे, माइनॉरिटी में, तब वो माइनॉरिटी हिंदू वहाँ पर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जाओगे तो हिंदू क्या है वहाँ पर, माइनॉरिटीज़ में। वेरी करेगा, हाँ। तो जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ, तो फिर उनको भी प्रोवाइड एकदम मिलेगी, एकदम मिलेगी। अब देखिए क्या है, देखिए मान लीजिए कि नागालैंड या मेघालय का क्रॉस में मिजोरम का, वहाँ पे हिंदू क्या है, माइनॉरिटी में। तो अब माइनॉरिटी में उनको आर्टिकल 29 के तहत क्या अधिकार होगा कि उनको अपने स्क्रिप्ट, अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार है। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ, इंडिया में माइनॉरिटी कौन है, कहाँ पे डिफाइन किया गया, कहीं नहीं डिफाइन किया गया, बट 1992 में पार्लियामेंट ने डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया है कि इंडिया में 6 तरह की माइनॉरिटीज़ हैं। इसके अलावा 2007 में टीएमए फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में ये बोल दिया है कि ये जो माइनॉरिटीज़ होंगी कहीं ना कहीं स्टेट वाइज डिफाइंड होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हिंदू किसी स्टेट में माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो अब क्या हो कि स्टेट वाइज माइनॉरिटी डिफाइंड होती हैं। ये केस हो गया। अब एक चीज़ और देखो, ये जितनी भी बात हो रही है ये सब रिलीजन बेस्ड हो रही है ना। पारसीज लिखा है, लेकिन पारसीज यहाँ पे देखो, इसमें जितनी भी बात हो रही है ये कहने रिलीजन माइनॉरिटी है ना। नॉर्थ ईस्ट में अगर हिंदू माइनॉरिटी में, तो हिंदू क्या रिलीजन बेस्ड है। इट मीन्स कि ये जितनी भी माइनॉरिटी डिफाइन है ये किस बेस पे, रिलीजन बेस पे। तो क्या भारत में क्या माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजन बेस पे है, और दूसरा बेस क्या है, भाषा के आधार पर भी है। अब भाषा के आधार पर क्या कॉन्सेप्ट है, एनीवन कैन एक्सप्लेन? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ लैंग्वेज टू डिफाइन एनी माइनॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ लैंग्वेज? हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बात बोली एग्जैक्टली कहाँ गई है, मतलब ये बात, अब जैसे मैंने मराठी है, महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पे मराठी लोग क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, हिंदी भाषी वहाँ पर कम है, तो हिंदी भाषी वहाँ पर क्या हो गए, माइनॉरिटी हो गए। अगर आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो जम्मू कश्मीर में जनरली लोग कैसे उर्दू तरह, मतलब, लेकिन ये चीज़ भी तो हो सकती है ना कि अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली कौन सी लैंग्वेज, हाँ, हिंदी, तो उसको माइनॉरिटीज़ में नहीं डाल सकते। इसी वजह से माइनॉरिटी को टीएमए फाउंडेशन में क्या बोल रहा है कि माइनॉरिटीज़ का तबका स्टेट वाइज होगा, और ये दोनों जगह लागू हो रहा है, ध्यान रखिएगा, रिलीजन बेस पे भी और लैंग्वेज बेस दोनों पर हो रहा है। बात समझने की कोशिश करिएगा। इंडिया में जो माइनॉरिटी डिफाइन है वो रिलीजन बेस पे है, रिलीजन बेस वाला कैसे डिफाइन किया वो हमने बता दिया, लैंग्वेज बेस पे भी है। और लैंग्वेज पे जैसे रिलीजन पे आपको पार्लियामेंट ने बताया है, लैंग्वेज के आधार पर किसको बताया, किसने बताया? देखो एक केस हुआ था 38 रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अभी आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ोगे तो उसमें एक कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे संवैधानिक बॉडी, कुछ होती कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कुछ होती नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में मेंशन है। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो संविधान में नहीं किसी लॉ के जरिए से बनाई गई है, पार्लियामेंट के एक लॉ के जरिए। उसी तरीके से एक बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जिसके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल है 350 समथिंग कुछ है। इसका मतलब अगर आपने ये किताब पढ़ी होती
तो शायद आप पर एक बार पीछे जाके देखते ज़रूर। जो किताब में ऊपर ऊपर दिया वो थी, आपको थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी, ये आप लोग रखो। तो नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ने अपनी 38 रिपोर्ट में ये पब्लिश किया, वो बात उन्होंने मेंशन की है कि लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटी कौन है। बोला गया कि एक स्टेट जहाँ पर एक लैंग्वेज प्रीडोमिनेंटली मानी जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने भी यही बोली थी, बात आप लोगों को याद है कुछ, फजल अली कमीशन के बाद जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन था, तो उसमें एक लैंग्वेज प्रीडोमिनेंटली बोली जाती है, उसके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस वहाँ पर हैं कम, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो उसमें वहाँ पे दूसरी लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, हिंदी होगी, उर्दू भी हो सकती है, तो वो सब क्या है, माइनॉरिटी हैं, वो जो बोलने वाले लोग हैं वो माइनॉरिटीज़ भी बिलोंग करेंगे, और आर्टिकल 29 के तहत उन सबको ये सब प्रोटेक्शन प्राप्त है। किसने बोला ये बात, अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहीं पे मैं छोटा सा लिखे दे रहा हूँ, ये बात जो बोली गई है ये 38th रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने बोली थी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने बोली थी। माइनॉरिटी ने बोली थी, क्या बोला था, जो मैंने आपको बोला कि एक स्टेट जहाँ पर एक लैंग्वेज प्रीडोमिनेंटली बोली जाती होगी, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उसके अलावा जो बची हुई लैंग्वेजेस हैं वो सब लोग अक्सरियत में नहीं बोलते, मतलब मेजॉरिटी में नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग वहाँ पर उर्दू बोलते होंगे, कुछ लोग हिंदी बोलते होंगे, तो वो जो लैंग्वेज है उसको आर्टिकल 29 के तहत आपको प्रोटेक्शन मिली कि उनको अपनी लैंग्वेज बचाने का पूरा अधिकार है। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो माइनॉरिटी समझ में आ गई। भारत में माइनॉरिटीज़ दो तरह से, लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटी स्टेट वाइज डिफाइंड है, ये बात हमको कहाँ से पता चली, TMA फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में। और इस आधार पर 38 रिपोर्ट में जो नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की थी, उसने बोला कि एक स्टेट में मेजॉरिटी में जो लैंग्वेज बोली जाती होगी और उसके अलावा बची हुई जो लैंग्वेजेज है वो माइनॉरिटी का तबका पाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बाकी लैंग्वेजेस माइनॉरिटीज़ का तबका है। तो अगर वो हैं तो उन पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ ग्रुप के लोगों को आर्टिकल 29 के तहत ये प्रोटेक्शन प्राप्त है। इसी तरीके से रिलीजन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बताया है, ना ही लैंग्वेज के आधार पर, ना ही रिलीजन के आधार पर। लैंग्वेज के आधार पर इसने बता दिया, और रिलीजन के आधार पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के आधार पर 6 तरह की माइनॉरिटीज़ बताई गई हैं। और अगेन ये जो माइनॉरिटी है ये स्टेट वाइज ही डिफाइंड होगी, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। बात क्लियर है? आई होप की चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये तो चीज़ें चल रही थी, अब यहाँ पर ध्यान से देखना आर्टिकल 29 में किन किन लोगों को प्रोटेक्शन मिल रही है। माइनॉरिटीज़ को मिल रही है, क्या सिर्फ माइनॉरिटीज़ को मिल रही है? सबको मिल रही है, बल्कि इसमें ये है सर कि ये तमाम चीज़ें तो सबके लिए हैं। हाँ। लेकिन माइनॉरिटीज़ को कहीं पे किसी बिना पे मैटर क्या, हाँ ठीक है, कहीं पे किसी को दबाया जाए, किसी को कुछ नहीं किया जाए, तो वो ऐसा कोई ना कर सके जहाँ। हाँ देखिए हुआ कि इसमें थोड़ा इशू आया कि आर्टिकल 29 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट है, कहने लगे इस जो आर्टिकल इसके अंदर लिखा क्या हुआ है कि एनी सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी, मतलब कि एनी सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसके अंतर्गत मेजॉरिटी के भी ये रूल है। अब जैसे मेजॉरिटी क्या है, हिंदू है, लेकिन एक जगह पर जाकर वो माइनॉरिटी बन जाते हैं, तो अगर होलसम आप देखोगे तो वो तो मेजॉरिटी में, तो हिंदू को एक हिसाब से जब कहेंगे मेजॉरिटी में हिंदू है, हम इनको काउंट नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 29 की एम्बिट है उसमें माइनॉरिटीज़ भी है। माइनॉरिटीज़ कितने तरह की? 2 तरह की, रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर। इसके साथ साथ मेजॉरिटी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसकी जो एम्बिट है ये रिस्ट्रिक्ट नहीं है सिर्फ लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटीज़ की, इसके अंतर्गत मेजॉरिटी भी आती है। तो अगर मेजॉरिटी है वो कहीं पर माइनॉरिटी बन जाती है, जैसा कि लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर हो रहा है, तो उसको भी ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये चीज़ हो गई उसके ऊपर। अब ये मेन प्रोटेक्शन है। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं है इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब तो एक केस उठा कि एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में पढ़ा है किसी ने? एनीवन?
बिलाल पढ़ा है, सैफ बिलाल कुछ पढ़ा है आप लोगों ने इसके बारे में? 90-50 और कुछ 2 एक्ट है, ध्यान रखिएगा, 90-50 और 90-51। 90-50 में जो है जनरल प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं की गई हैं। लेकिन 90-51 में बहुत डिटेल में बातें की गई हैं कि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करप्ट प्रैक्टिस होंगी, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसी आरपीए एक्ट 90-51 में ध्यान से देखना, आरपीए एक्ट 90-51 में बताया गया है कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस यहाँ पर हमको नहीं करनी चाहिए चुनाव के दौरान। उसमें बोला गया किसी को रिलीजन के आधार पर आप नहीं बात कर, जैसे आप कोई पार्टी उठे कह दे कि जैसे बीजेपी को मैं ब्लेम रखता कि बीजेपी जो है वो हिंदू प्रो है, मतलब हिंदू को बहुत ध्यान रखती है, और वो अगर डायरेक्टली बोल दे कि भैया हम हिंदुओं से वोट चाह रहे हैं, हमें किसी का नहीं चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ ने कुछ 80 और 20 का रूल बोला था, तो अगर वो जनरली वो गलत है, एज पर दी आरपीए 90-51 के तहत उनको बुक कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं ना, इतना स्ट्रिक्टली कौन फॉलो करता है। आप लैंग्वेज के आधार पर किसी से वोट नहीं मांग सकते, कास्ट के आधार पर नहीं मांग सकते, इन सब चीज़ों के आधार पर नहीं मांग सकते। लेकिन आर्टिकल 29 के तहत एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर कोई एक नेता है और वो किसी जगह पे है, जैसे यूपी में बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है नहीं, लेकिन यहाँ पर एक कोई नेता हो, वो बंगाली से बिलोंग करता हो और कह दे कि अगर मैं यहाँ का नेता चुन लिया जाता हूँ, इलेक्शन में चुनता हूँ, तो मैं बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए काम करूँगा। यूपी में माइनॉरिटी लैंग्वेज कौन सी, माइनॉरिटी कौन है, बंगाली माइनॉरिटी में होंगे लैंग्वेज के आधार पर। अब एक पर्सन जो बंगाली उस कम्युनिटी उठा, कहना मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और चुनाव लड़ते लड़ते उसने बोला कि मैं बंगाली, जब अगर चुनाव जीत जाऊँगा तो बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए मैं काम करूँगा। इसका मतलब क्या है कि वो लैंग्वेज के आधार पर वोट मांग रहा ना। तो बस ध्यान रखना, आरपीए एक्ट 90-51 के तहत वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगी, उस आधार पर वो आप उससे वोट मांग सकते हो। आरपीए एक्ट में उसके तहत छूट दी गई है कि अगर कोई पर्सन इस तरीके से कैंपेनिंग करके लैंग्वेज के आधार पर वोट मांगने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर रिलीजन के नाम पर कहेंगे मैं हिंदू हूँ तो हमको वोट दो, सफेद यूनिवर्सिटी तो मुस्लिम हमको वोट दो, 80-20 करो, ये सब गलत प्रैक्टिसेस हैं और आपको धर लिया जाएगा। लेकिन अगर एक पर्सन कह रहा है कि मैं अगर जीतूंगा तो लैंग्वेज को प्रमोट करूंगा, तो वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं होती, गलत प्रैक्टिस नहीं मानी जाती अंडर आरपीए एक्ट 90-51, ताकि प्रमोशन के लिए, लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज बहुत कम लोगों के लिए होती है, चूँकि उनके राइट्स को, माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। एक हिसाब से देखिए लग रहा हो गलत है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको, सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट में इसको सही पाया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि आप लोग जो है लैंग्वेज के आधार पर, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी लैंग्वेज को बढ़ाएंगे, बाकी हिंदी वालों को भगा देंगे। ठीक है, मेंटेन रखो कि आप वादा करो कि हम लोग प्रमोट करेंगे, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचा के नहीं, ये बेसिक है। तो इसके आरपीए एक्ट 90-51 के तहत गलत प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये बात होगी इसकी। ये हो गया आर्टिकल 29 की कहानी खत्म। अब आ जाती है आर्टिकल 30 के बारे में। आर्टिकल 30 बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है। सर लेकिन ये जो आपने जो बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, हाँ बताएं जनाब। सर ये मैं कह रहा था कि वो जो गलत नहीं करार नहीं दिया गया, उसकी वजह से ये भी हो सकती है ना कि जैसे आर्टिकल 30 में हर रिलीजियस मतलब एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं लैंग्वेज, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं हाँ, तो वहाँ उर्दू अरबी प्रमोट किया जाएगा, एकदम किया जाएगा। तो हो सकता है इस बिना तो बहुत, मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी जजमेंट देती है तो काफ़ी बिना रखती है उस पर, तो उसमें से एक बिना ये भी है डेफिनेटली। ये एक पूरी ब्रॉडर स्टडी, लेकिन अभी हमको जानना क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एक पर्सन कैंडिडेट है और वो चुनाव लड़ने जा रहा है और लैंग्वेज के आधार पर लोगों से वोट मांग रहा है, तो क्या आरपीए 90-51 के तहत वो गलत प्रैक्टिस है? तो वो नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो आपकी लैंग्वेज आपकी बुक में मेंशन भी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा उसके ऊपर नहीं कह सकते। नेक्स्ट है, अब देखो ध्यान देखना कि हमने माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को बचा लिया, तो माइनॉरिटीज़ को हमने इतनी सारी फैसिलिटी दी हैं, ये अच्छे तरीके से काम करेंगी क्या? अब सपोज है, जैसे मान लो कि जैसे नकाब वाला केस था कि एक कॉलेज है अब जिसमें नकाब पहन के जाने पर बंदिश है। अब सपोज है सब वहाँ पे साड़ी में आ रहे हैं, नॉर्मल में कपड़ों में आ रहे हैं, और एक कोई नकाब पहन के चला जाए,
तो सब उसको बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं, यार ये देखो एकदम आ रहा है अलग अलग है। अब इसी तरीके से जब ये चीज़ गलत नहीं है, कोई रोक वोक नहीं सकता, लेकिन चीज़ें गलत हो सकती हैं। अब सपोज इट इस तरह की चीज़ें और बढ़ जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया कि चलो तुम लोग अगर गलत फील कर रहे हो तो एक काम करो, तुम जो माइनॉरिटी हो तुम लोग को ये अधिकार है, चाहे लैंग्वेज के आधार पर हो चाहे रिलीजन के आधार पर हो, तुम लोग को ये अधिकार है कि अपनी माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तुम लोग खोल सकते हो, और खोल सकते हो, खोलने के बाद तुम उसको एडमिनिस्टर भी करो, अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ भी चलाओ, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके तहत चलेंगे। अब जैसे कोटा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कोटा कितना है इंस्टीट्यूशन में, नॉर्मल कोटा कितना होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, SC ST के लिए अलग अलग होता है ना, जैसे SC के लिए अलग है, OBC के लिए 27% है, SC ST OBC सबको मिला के कितना परसेंट है, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 49% समथिंग है। लेकिन इस वाली जो इंस्टीट्यूशन होती है इसमें पता है कितना परसेंट कोटा दिया था, 50%, अप टू 50% आप कोटा दे सकते हो। जैसे शिया PG कॉलेज है यहाँ पर लखनऊ में, तो शिया PG कॉलेज में ये होता है कि अगर 100 सीटें हैं तो वो कोशिश करते हैं कि 50 सीटें शिया कम्युनिटी से भर जाएं। कोई भी अब ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, आर्टिकल 30 के तहत शिया कम्युनिटी को ये अधिकार मिला, शिया कम्युनिटी को ये अधिकार मिला कि वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकती है और उसका पूरा मैनेजमेंट वो खुद दे सकती है। उन्होंने खोला और उसमें रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या है कि अप टू 50% तक, जैसे 100 सीटें हैं तो कोशिश ये करेंगे 50 सीट तक वहाँ पे शिया ही आए। लेकिन सर वहाँ पे तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ना कि यहाँ जैसे शिया PG कॉलेज है तो सिर्फ शिया, नहीं ये नहीं आएगा, मैंने कहा अप टू 50% तक वो आए, लेकिन बाकी कौन आएगा, नॉन शिया आएंगे, डेफिनेटली बात है, लेकिन वो 50% तक आपको दे रहे हैं। और रिजर्वेशन में टोटल हमको कितना मिलता है 50%। सर यहाँ पे जो है स्टेट है, यहाँ किसी तरीके की बंदिश नहीं है। अभी यहाँ पे यही तो खेल है, यही तो खेल है जहाँ पर अभी हम आर्टिकल 15 का रेफरेंस लेंगे, अभी हम बात करेंगे इस बारे में, ये बात को ध्यान रखना, अभी आगे इस बारे में बात आएगी, क्योंकि हम बीच में नहीं कर सकते उसको, लास्ट में उसी पर बात होगी। ध्यान से देखना, इट मीन्स कि अगर कोई एक माइनॉरिटी है, चाहे लैंग्वेज के आधार पर चाहे रिलीजन के आधार पर, ध्यान रखना यहाँ पर मेजॉरिटी की बात नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी माइनॉरिटी है चाहे वो लैंग्वेज के आधार पर हो और चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, इन दोनों को अधिकार है कि वो अपने रिस्पेक्ट में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 29 में मेजॉरिटी भी आ रही है, लेकिन यहाँ आर्टिकल 30 में स्पेसिफिकली सिर्फ लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटीज आ रही है, पहली बात। दूसरे फैक्ट, ये पहला फैक्ट हो गया। अब दूसरा फैक्ट ये है कि आप लोग को याद होगा राइट टू प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट, राइट टू प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट में आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको क्या खत्म कर दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। तो अब उसमें होता क्या, ऐसा क्यों गया था, ऐसा क्यों किया गया था, कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया गया था? सरकार डेवलपमेंट का वर्क नहीं कर पा रही थी, हैं? अब होता क्या था कि सरकार ने कहा कि हमें ये ज़मीन चाहिए और हम उसको आपसे लिए ले रहे हैं और आपको कंपनसेशन देंगे, और कभी कभी ये होता भी था कि भाई किसी जगह पर कंपनसेशन नहीं भी दिया जाता था। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि किसी माइनॉरिटी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करती है और अगर उसको सरकार ले रही है तो कंपलसरी कंपनसेशन उसको देना मैंडेटरी, और ये आर्टिकल 30 के तहत सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कंपनसेशन सरकार कभी दे भी सकती थी, कभी नहीं भी दे सकती थी, लेकिन इस केस में अगर एक प्रॉपर्टी जो कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की है और उसको अगर सरकार ले रही है तो जो कंपनसेशन देना उसके लिए मैंडेटरी है, और ये बात कहाँ पे लिख दी गई, आर्टिकल 30 के अंतर्गत उसको मेंशन कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखे रहना। ठीक है, और इसी आर्टिकल 30 में एक तीसरा पॉइंट भी है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर स्टेट एड देना चाहे, बहुत ध्यान से देखना, अगर सरकार मदद करना चाहती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो सरकार कभी भी उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी इस आधार पर कि ये माइनॉरिटी से बिलोंग करता है। मतलब अगर पैसा जा रहा है सरकार की तरफ से तो कहीं ना कहीं सबको इक्वली जाएगा।
उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ये होगा कि तुम माइनॉरिटी वाले, तुम लोगों के पास तो अलग से पैसा आ ही रहा होगा, ऐसा नहीं। अगर सरकार पैसा दे रही है तो सरकार चाहे वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो उसको एकदम बराबरी के साथ ध्यान में रखेगी। ये उसका तीसरा पॉइंट होगा। सरकार के एड में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये इसके 3 मेन मुद्दे पॉइंट हैं। देखिए कौन सा पॉइंट, तीसरा वाला, देखिए मैं बताऊँ। जैसे ये माइनॉरिटीज़ हैं, अब इनका अपलिफ्टमेंट करने की क्या है, सबसे अच्छा अपलिफ्टमेंट क्या होगा कि अगर ये लोग अपनी ही लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट के आधार पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल दें, आर्टिकल 30 के तहत उनको रियायत दी गई। ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी है वो सिर्फ लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर है। यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं आती, जैसा कि यहाँ पर मेजॉरिटी आ रही थी, यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं आ रही, पहली बात। अब जो ये लैंग्वेज के आधार पर है, इनको ये अधिकार है कि अपनी लैंग्वेज और अपनी रिलीजन के आधार पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, शिया पीजी कॉलेज रिलीजन के आधार पर खुला है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर इस रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है और सरकार अगर उस प्रॉपर्टी को ले रही है तो यहाँ पर उसको मैंडेटरी कंपनसेशन देना पड़ेगा उस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ज़रूरी है। ये बात आपके आर्टिकल 30 के क्लॉज 2 के अंतर्गत स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। अब ये बात क्यों आ रही है, क्योंकि हुआ क्या था, आप लोग को याद होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या था, फंडामेंटल राइट था। 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको एकदम चेंज कर दिया गया। तो चेंज करने पे क्या होता था कि सरकार किसी की भी ज़मीन को अपने में एक्वायर करती थी डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, तो कभी कभी कंपनसेशन देती थी, कभी कभी होता था कि चलो नहीं दे रही है या रियायत कर रही है। लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टी लेगी किसी भी पर्पज़ के लिए, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, तो इनको कंपनसेशन देना मैंडेटरी है और आर्टिकल 30 के तहत ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। सर ऐसा है ना कि जैसे कोई इंस्टीट्यूट बना हुआ हाँ, हाँ, हाँ। तो उसको सरकार कैसे ले लेगी, तो वहाँ तो ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई है। ज़रूरी थोड़ी ना है। अब जैसे सपोज है मेट्रो का काम चल रहा है, अब शिया पीजी कॉलेज बीच में आ रहा है, अब उसको वो पर्टिकुलर एक लोकेशन है जो उसको चाहिए तो वो ले सकती है। कह रही कि हमारे मेट्रो स्टेशन जा रहा है, तो वो कहेगा नहीं 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 मेरी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारी है। सरकार कहेगी अब ये बताओ, सपोज है मान लो ये शिया पीजी कॉलेज है और यहाँ से मेट्रो आ रही है, तो ऐसे ही तो जाना चाहिए। अब शिया पीजी कॉलेज वाले कहते हैं नहीं 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 ऐसे घुमा के लेके जाओ, अच्छा रहेगा नहीं, तो वो क्या करेगी, शिया पीजी कॉलेज की ये वाली ज़मीन थोड़ी सी लेगी, और जब लेगी तो यहाँ पर हो सकता है अगर कोई दूसरी जगह हो कंपनसेशन दे भी सकती थी, नहीं भी, लेकिन अगर ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की है तो फिर उनको देना ही पड़ेगा। और अगर नहीं देंगी तो फिर जो यहाँ के वो कौन है, अरे कौन है ये जो यहाँ के हैं, उनका क्या नाम है, मलिस पढ़ते हैं, यासूब अब्बास साहब। यासूब अब्बास साहब कहेंगे ऐसा है, हमने भी इब्तिदा सर की क्लास पढ़ी है, हमको ये फंडामेंटल राइट है तो आर्टिकल 30 कहता है उनको फंडामेंटल राइट है और फिर उनको कोर्ट में घसीट लेंगे, सरकार को वहाँ पर देना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर सरकार परोपकारी काम करते हुए थोड़ा सा पैसा देना चाहती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि भैया तुम तो माइनॉरिटी वाले हो, तुमको तो और भी जगह से पैसा मिलता होगा। अगर सरकार पैसा दे रही है तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है, पैसा देना ही पड़ेगा उनको। ये बात हो गई आर्टिकल्स के 30, ठीक है। अब इस पे एक हिसाब से देखो तो यहाँ पर आर्टिकल ये नियरली कंप्लीट है, कुछ ऐसा सच नहीं है, लेकिन कुछ बातें और भी हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रख ले कि अब मान लो कि शिया पीजी कॉलेज का एग्जाम्पल है, शिया पीजी कॉलेज चल रहा है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, क्या इसमें सरकार का कोई रोल है या सरकार का रोल नहीं है, अगर है तो कितना है, ये एक डिबेट है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ के आधार पर जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती है वो कई तरह की 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया उसको। एक वो है कि जिसमें पूरे तरीके से माइनॉरिटी का है, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था ना स्कूल वाला, सेम प्रोसेस। एक वो है कि जिसमें सिर्फ रिकॉग्निशन पाया गया है, एक वो है कि थोड़ी सी मदद, थोड़ा सा रिकॉग्निशन ये भी पाया गया। तो 3 आधार हैं। एक बात पर ध्यान ये रखिएगा, जो याद करने वाली चीज़ है कि कोई भी इन तीनों सिचुएशन में कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां पर एब्सोल्यूट पावर इन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे दी गई हो, कि मतलब सरकार का कोई इनरोलमेंट है ही नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। किसी ना किसी तरीके से सरकार इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कोई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि फुल्ली तरीके से अपने ही फंड पर चलता है, अपने फंड पे चलता है, बस रिकग्निशन उसको स्टेट से मिला है,
तो आप ये मान लेना कभी भी क्वेश्चन आए तो ये देख लेना कि कभी भी किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खुला नहीं छोड़ा गया है, किसी ना किसी तरीके से स्टेट का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर सरकार पैसा भी दे रही है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो डिफाइन करेगी। जैसे मैं शिया पीजी कॉलेज है तो शिया पीजी कॉलेज में मैं जिनसे पढ़ा हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं जनरली वो कौन है, वो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जनरली। लेकिन जो बाकी के जो टीचर हैं वहाँ पर सब हिंदू हैं। जैसे मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ पर्सनली, MK शुक्ला सर थे, महेंद्र कुमार शुक्ला सर थे, वो मैथ डिपार्टमेंट के HOD तो नहीं थे लेकिन नॉर्मल बेस पे वो टीचर थे जो HOD के नीचे वाले। तो जनरली क्या रूल है, सरकार अब अगर वो माइनॉरिटीज़ को ही खाली देखती तो सिर्फ वहाँ पे शिया आते। तो कहने का मतलब ये है, काफ़ी चीज़ें इसके अंतर्गत है, पर एक चीज़ ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो माइनॉरिटी से बिलोंग करती गई है नहीं दी गई है। किसी ना किसी तरीके से वहाँ पर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। स्टेट का मतलब क्या, सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अब किस तरह का इन्रोलमेंट है, जब पैसा भी देती है, रिकॉग्निशन भी देती है तो इन्रोलमेंट ज़्यादा होता है। जब पैसा ऐसा नहीं देती, सिर्फ रिकॉग्निशन देती है तो इन्रोलमेंट कम होता है। इन्रोलमेंट कम होने का मतलब क्या है कि कुछ लिखा पढ़ी थोड़ी कम करेंगे। इन्रोलमेंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में उसका इन्रोलमेंट होगा। ये बेसिक सी चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। अब इसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक केस आया था, मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी वर्डिक्ट दी है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको वहाँ का प्रिंसिपल रखने की, हेड मास्टर रखने की, टीचर रखने की पूरी आज़ादी है। ये है वो सारी जो अच्छी बातें हैं। तो बस जो मैंने आपको बात बोली उसको ध्यान में रखना कि कभी भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सरकार ने अकेला छुट्टा नहीं छोड़ा है। छुट्टा छोड़ेंगे तो छुट्टा बैल की तरह हो जाएंगे वो। फिर छुट्टा छोड़ देंगे तो वो कंडीशन ये भी तो कर सकते हैं कि किसी दूसरे रिलीजन वालों के उसमें आने ही ना दें, हैं? तो क्या ये नहीं होगा। हमें एट द एंड ऑफ द डे भारतीय संविधान की जो सेकुलर भावना है उसको मेंटेन रखना है। माइनॉरिटी को हम बेनिफिट दे रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे वालों को तुम रोकोगे। शिया कॉलेज में सब पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ते हैं, कोई एकदम इशू नहीं है। ये बस आर्टिकल 30 है, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है राशिद, यहीं पर वो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हुआ क्या था कि माइनॉरिटीज़ को इतने बेनिफिट दिए गए, तो माइनॉरिटीज़ को बेनिफिट दिए जा रहे हैं ताकि जो मेजॉरिटी आप उनके साथ थोड़ा इक्वल हो जाओ, हाँ, इनके साथ थोड़ा सा इक्वल हो जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना इक्वल हो जाओ कि उनको दबाने लगो। ये प्रोसेस यहाँ पर कभी नहीं है। इसका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब माइनॉरिटीज़ को इतनी फैसिलिटी दी जा रही हैं तो माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल जो हैं वो कभी भी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या है? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक उल्टा वाला पार्ट है। और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है तो बता सकता है? बताया भाई मैंने। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, आरक्षण देना, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों दिया जा रहा है? उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। अब उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जैसे एक तबका है जो एकदम दबा कुचला है, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए दबा कुचला तो उनको आप डिस्क्रिमिनेशन दो, मतलब उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करो। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन उल्टा हो जाएगा कि इनको आप दे तो रहे हो लेकिन इनके मेजॉरिटी में होने की वजह से कहते अच्छा तुम मेजॉरिटी में हो, तुमको ये वाली पोस्ट नहीं देंगे। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कभी। जैसे मान लो कि सपोज है कुछ मेजॉरिटी में कुछ माइनॉरिटी में, तो माइनॉरिटी को ऊपर लाने के लिए क्या करोगे? इनको थोड़ा सा बेनिफिट दोगे। तो ये भेदभाव हो रहा है ना इनके साथ भेदभाव तो हो रहा है, आप इनको थोड़ा अपलिफ्टमेंट दे रहे हो। ये होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाएगा कि आप इनको तो बढ़ावा दे रहे हो लेकिन इनको जो अभी अधिकार है उनको छटनी करके दे रहे हो। ये अलाउ नहीं है। जैसे मान लो कि सपोज है HOD की पोस्ट है, अब HOD की पोस्ट पे ये कंडीशन हो गई कि जो भी एलिजिबल होगा, जो सीनियर होगा वो पहुंच जाएगा। लेकिन शिया पीजी कॉलेज एकदम से है कि नहीं 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 नहीं, एलिजिबल हो चाहे ना हो, पहुंचेगा तो शेन पहुंचेगा। अब पता चला 2 टीचर हैं, एक टीचर 15 साल पुराने हैं, एक टीचर 10 साल पुराने हैं। एक्सपीरियंस किसको ज़्यादा है? 15 साल वाले को। तो पहुँचना किसको चाहिए? 15 वाले को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मेजॉरिटी में हो इस वजह से तुमको हम पोस्ट नहीं देंगे। तो ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 30 के तहत अलाउड नहीं है। ये बात ध्यान रखो। नहीं, वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर नहीं है क्योंकि आप मेजॉरिटी से बिलोंग कर रहे हो, वो आरक्षण देने के आधार पर है। ये मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूँ, एक डेफिनेटली होता होगा।
लेकिन वहाँ पे अभी क्या है, उसको रिजर्व में मत देखो, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में देखो कि उसको ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। इसी तरह की डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस, जिससे ये एहसास होने लगे कि उनको दबाने के लिए काम किया जा रहा है, मेजॉरिटी को दबाने का काम किया जा रहा है, ये पॉसिबल एकदम नहीं है। यूपीएससी वगैरह में या किसी भी एग्जामिनेशन में जनरल वगैरह के साथ होता है, जनरल की सीट थोड़ी कम होती है। हाँ, और ओबीसी और नहीं, जनरल की सीट कभी कम नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। कम होने का मतलब ये है कि उसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि उस हद तक चीज़ें नहीं पहुँचती। नहीं, ये हमें आपको लगता है जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे अभी यूपीएससी में है 700-800 कैंडिडेट का सिलेक्शन है, उसमें जो जनरल है उनको 170 या 180 या कई बार 80 इसी को बोलते हैं मिशन। नहीं, रैंक की बुनियाद पर देखिए, आपको बताएं, यूपीएससी ने अगर 800 सीटें दी, मान लो 1000 सीटें दी, 1000 सीटों में 50 सीटें रिजर्व होंगी और 50 सीटें नॉन रिजर्व होंगी। अब रिजर्व जो है, ध्यान से देखिएगा, 27 आई थिंक 15 पॉइंट समथिंग है, 15 7.5 ऐसा कुछ है। ओबीसी, एससी, एसटी इनको मिला हुआ है, और 50% में किसको मिलता? जनरल को। अब जनरल में भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया गया, 50 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 10% ईडब्ल्यूएस। ये कौन है? जनरल। अभी भी तो जनरल सबसे ज़्यादा है, इस आधार पर देखिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी भी। देखिए 1000 सीटें हैं, 50 सीटें 50% सीटें जो होंगी वो रिजर्व होंगी। किसके लिए होंगी? ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। इट मीन्स कि 1000 में से 270 सीटें किसके लिए हैं? ओबीसी के लिए। 15 सीटें किसके लिए हैं? मतलब 150 सीटें किसके लिए हैं? एससी के लिए। 75 सीटें किसके लिए हैं? एसटी के लिए। अब जो 50 सीटें नॉन रिजर्व हैं, उसमें जनरल कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, उसमें से 10% हमने किसको दे दी? ईडब्ल्यूएस के, मतलब 100 सीटें ईडब्ल्यूएस तक फिक्स है उसके लिए, 400 सीटें अभी भी जनरल के लिए खाली हैं। ऐसा भी होता है कि जैसे ये सीटें फिल होगी, हाँ, तो उसके बाद एक ओबीसी एक जनरल है, हाँ, तो पहले प्रेफरेंस तो ओबीसी को दी ही जाएगी भाई। ये इसी को तो बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, है ना, और उसको क्या बताया था, कैरी फॉरवर्ड रूल वाला जो बता चुका हूँ, सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इस बारे में। तो आई थिंक ये सब चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें वहाँ पे क्यों दिया जाएगा? क्योंकि वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बैकवर्ड कास्ट में उसको प्रेफरेंस मिलेगी। हमारे साथ सबसे पहला हुआ है, बताया था ना एकदम। तो ये आर्टिकल 30 का मेन बोल वाला है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करें, कौन कराएगा? कौन कराएगा आप लोग में से? राकेश, ऐसा नहीं, सैफ तुम कराओ, आर्टिकल 29 आप कराओ। और ये नहीं, लैंग्वेज में नहीं, अपने हिसाब से जो समझा बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे नहीं करा हुआ, मैं बताता हूँ। तो कोई एक चीज़ बता, शर्माहट निकाल दो यार, एकदम निकाल दो, धमाके से खड़े एकदम शर्माहट निकाल दो, कोई बात नहीं, बहुत गलत होगा तो मैं यहाँ पे ट्रेन छूट जाएगी, बोलो बबुआ। देखो शायद शर्मा रहे, मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 29 मैं कर रहा हूँ, 30 जिसको लगेगा वो बताएगा। आर्टिकल 29 में क्या बोला गया है कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हाँ, अब माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को जब प्रोटेक्ट किया जाएगा तो क्या है, इसका मतलब क्या है? तो आर्टिकल 29 के तहत बोला गया कि ऐसा कोई भी पर्सन, भारतीय, फॉरेनर नहीं, भारतीय, भारत के किसी भी सेगमेंट में रह रहा हो, भारत के किसी भी सेगमेंट में रह रहा हो, और अगर वो माइनॉरिटी है तो उसको अपनी स्क्रिप्ट, अपनी लैंग्वेज और अपना कल्चर बचाने का अधिकार है। ये सिंपल सा रूल है, उसको अपनी स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चर को बचाने का अधिकार है, सिंपल सा रूल है। और इसका दूसरा वाला प्रोविज़न क्या बोलता है कि अगर भारत में कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसमें एडमिशन लेने से किसी भी पर्सन को, अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सरकार से पैसा पा रही है, क्या है, सरकार से पैसा पा रही है, तो वो लैंग्वेज पकड़ो, यही तो खेल है। मैंने क्या बोला? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर स्टेट से पैसा पा रही है, इसका मतलब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसी है? यही तो खेल है, तभी तो आर्टिकल 15 पिक्चर में आता है। समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, अगर राज्य की होती तो स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखा होता, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी तो कोई यहाँ पे क्रक्स है, मैं रिवाइज नहीं करवा रहा था, आपको सिर्फ पूछ रहा था। देखो आर्टिकल 15 में कितनी तरह के डिस्क्रिमिनेशन है? 5
रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ, इसमें कितना है? रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, 4 तरह का है। तो जब हमने वहाँ पर 5 तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है तो यहाँ पर 4 में हम कितना कर लेंगे? वहाँ पर क्या है, क्या लिखा हुआ आर्टिकल 15 में कि स्टेट किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब वहाँ पे स्टेट की डिफिनेशन में क्या क्या आता है? सरकारी कॉलेज भी स्टेट की डिफिनेशन में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी स्टेट की डिफिनेशन में आ रही हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं आ रहे हैं। ध्यान रखना, वहाँ क्या कहा है? स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन 5 ग्राउंड पर। तो मैंने स्टेट को क्या बताया था? ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें सरकार का थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट हो वो स्टेट की कैटेगरी में आएगा। अब एलयू क्या है? सरकार का इन्वॉल्वमेंट है तो आर्टिकल 15 के तहत वो होगा। समझने की कोशिश करो, बहुत ध्यान से देखो। इसी तरीके से जो आपकी BBRU जो यूनिवर्सिटी है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सरकार का एनरोलमेंट है, स्टेट की डेफिनेशन में आ गई। अब यहीं पर उल्टा बरक्स हट के आओ। एक माइनॉरिटी एजुकेशन कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो सरकारी नहीं है, आर्टिकल 29 के तहत देखो क्या लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सरकार से थोड़ा बहुत पैसा पा रही हो, तो अगर यहाँ पर 29 और 15 में बस वही है, आर्टिकल 15 में स्टेट की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कवर कर दिया गया। बची कौन सी थी? प्राइवेट वाली बची थी। प्राइवेट को इस आर्टिकल 29 के तहत किया गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन 4 आधार पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे एडमिशन लेने से। किस पे आधार पर? रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। और जो सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं, वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इट मीन्स कि जो सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो लैंग्वेज के आधार पर बाइफर्केशन कर सकती हैं, कर सकती है ना। वहाँ पर तो 5 है, लैंग्वेज के आधार पर कर सकती हैं। लैंग्वेज तो इसमें मेंशन है ना। और जो ये वाली ये किसके आधार पर कर सकती हैं? सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपसे बाइफर्केशन किया जा सकता है। समझने की कोशिश करो। तो ये 2 डिफरेंस है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 के रिस्पेक्ट में। हाँ, ये है बिटवीन द लाइन। गॉट इट? फिलहाल करें इज दैट क्लियर? वहां पर स्टेट की डेफिनेशन ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें सरकार इन्वॉल्व हो। अब जैसे DD बंगा में मैं पढ़ाता हूँ, वो कोई स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 29 के तहत वो 4 आधार पर बाइफर्केशन नहीं कर सकती। बात समझने की कोशिश करना, ये बहुत तगड़ा पॉइंट है। इज दैट क्लियर? ये है आर्टिकल 29। अब खत्म हो गया 29-30। ठीक, आपको माइनॉरिटीज में जैसे कोई मुस्लिम है, हाँ, और उसमें कहा है कि लैंग्वेज की बुनियाद पे, कास्ट की बुनियाद पे, रिलीजियस की बुनियाद पे अब कोई गैर मुस्लिम है जो वहाँ आके पढ़ना चाह रहा है, तो फिर अब पढ़े, कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, अगर कोई माइनॉरिटीज में उसने कहा कि भाई यहाँ तो हमारे मजहब के लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपके काम की कोई चीज़ नहीं है, आपको हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ठीक फिर ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। देखिए, अब डिपेंड करता है मदरसे में आजकल क्या क्या होता है। क्या सिर्फ अरबिक पढ़ाई जाती है? अरबिक पढ़ाई जाती है। आप अपना कल्चर को प्रमोट करो। और अगर किसी भी तरीके के, देखिए इनका क्वेश्चन कहने का मतलब है जैसे मदरसा है तो मदरसे में डेफिनेटली अगर कोई पर्सन, देखिए एक चीज़ और भी है, अगर एक हिंदू पर्सन है, किसी रिलीजन से बिलोंग करता है और कह रहा है कि मैं आके अरबी पढ़ना चाहता हूँ, तो मदरसे वाले लोग भी नहीं पाएंगे। हाँ, वो ठीक है, बस यही रूल है। बस समझ गए, यही रूल है। हाँ, वो ठीक है, बस ये आंसर ही है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर कोई भी रिलीजन है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटीज़ वाला। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बात बता रहा हूँ आर्टिकल 29 के तहत बता रहा हूँ। आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटीज़ ने अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोली हुई हैं, उसमें कोई भी पर्सन जाए, किसी भी धर्म का जाए, किसी भी लैंग्वेज का जाए, किसी भी कास्ट का जाए, किसी भी कल्ट का जाए, कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसे शिया PG कॉलेज है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें ना ही लैंग्वेज के आधार पर होगा, ना ही धर्म के आधार पर होगा, ना ही रेस के आधार पर होगा, ना ही रेसिडेंस के आधार पर होगा, ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर होगा, ना ही सेक्स के आधार पर होगा, ना ही कल्ट के आधार पर होगा, ना ही रेस के आधार पर होगा। क्योंकि वहाँ पर कोई बाइफर्केशन नहीं डिफाइंड है। जैसे यहाँ पर 4 डिफाइन है, माइनॉरिटी वाले में डिफाइन है। इट मीन्स किसी के आधार पर बाइफर्केशन आपसे नहीं किया जाएगा। हाँ, बस ये है कि जिस रिलीजन को लेके, जिस लैंग्वेज को लेके वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना है, उसको थोड़े बेनिफिट ज़्यादा होंगे। जैसे शिया कम्युनिटी के लिए यहाँ पर 50% रिजर्वेशन किया हुआ है, ये आप कर सकते हो, अप टू 50%।
लेकिन बाकी पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतने रखते हैं। कल हम लोग काम करेंगे, 32 नहीं पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे 33, 34, 35 और बाकी का जितना बचा हुआ है सब कुछ पढ़ा लेंगे। और 32 पढ़ेंगे द डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि 32 अकेला आर्टिकल नहीं है, 32 में 5 तरह की रिट्स हैं और रिट्स समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके लिए केस स्टडीज़ होंगी, तो उसके लिए पूरा अलग से लेक्चर होगा। तो 32 द डे आफ्टर टुमारो होगा और जो बाकी के 33, 34 और 35 जो बचा है ये कल हो जाएगा। और जो अब कल ही क्या क्या होगा, 33, 34, 35 और 31 का स्टेटस क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी वो खत्म हो गई, तो क्या स्टेटस है। और एक तो चीज़ और भी है कि इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जैसे 31 हटा तो यहाँ पर कुछ केस स्टडीज़ हैं, लाइक अगर आप लोग अपनी बुक में देखेंगे लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के अपवाद क्या हैं, तब वहाँ पर आर्टिकल 31(1), 31(b), 31(c) इन सब के कॉन्सेप्ट आएंगे। तो 2 क्लास में कोशिश करूँगा कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो 1 क्लास और लग सकता है बस, उसके बाद चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? किसी को कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकता है, अन्यथा इसको यहीं पे बाइंड अप किया जाए। नहीं है बस।